हिमाचल प्रदेश में एक आदमी ने अपनी गाय बेच दी इसलिए क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के इस दौर में उसे अपने बेटे को स्मार्टफोन दिलाना था। बात सिर्फ इतनी होती तो शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भारत जैसे देश में बच्चों को पढ़ाने के लिए कई चीज़ें बेचनी पड़ती हैं। लेकिन बात ये थी कि उस घर की आय का इकलौता साधन वो गाय थी, जिसके दूध से घर की आमदनी होती थी और घर का पेट पलता था। जब ये बात खबरों में आई और ट्विटर तक पहुंची तो सोनू सूद ने इस पर ट्वीट किया कि चलो उनकी गाय वापस लाते हैं। सोनू सूद लॉकडाउन में बेहतरीन काम करने वाले अभिनेता रहे हैं, लेकिन एक अभिनेता को अभिनेता के तौर पर ही देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सवाल ये है कि ये सिर्फ एक कहानी है हिमाचल प्रदेश की, जहां एक बाप को अपनी गाय बेचनी पड़ी क्योंकि उसके घर में एक बच्चा था जिसे वो स्मार्टफोन दिला सके ताकि उसकी पढ़ाई जारी रहे। लेकिन ये समस्या देश के बाकी हिस्सों में और विकराल है। आप सोचिए कि इस देश के तमाम प्राइवेट स्कूल, ये बात मैं आपसे एक हफ्ते पहले भी कह चुका हूं, जो फीस को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन कैसे दी जाएगी, इसकी कोई नीति नहीं बनाई गई है। ना टीचरों को ऑनलाइन पढ़ाना आता है, ना बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना आता है। ऑनलाइन एजुकेशन देने से पहले दोनों को ये सिखाना चाहिए था कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी। लेकिन ऑनलाइन सेशन में व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए गए हैं, टीचर अलग अलग मैसेज भेजते हैं, बच्चे उस मैसेज को पढ़ते हैं, उससे होमवर्क करते हैं, कॉपी की फ़ोटो खींच करके टीचर को भेज देते हैं, काम खत्म हो जाता है। 8 से 9 पीरियड में लगभग 6 से 7 घंटे चलने वाला स्कूल अब महज ऑनलाइन 1 घंटे चल रहा है। उस 1 घंटे में भी व्हाट्सएप ग्रुप पर चैट होती है। ऐसे में बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, कोई तय चीज़ें नहीं है। ऑनलाइन क्लास में टीचर बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, पूरी स्थिति बच्चों की ही होती है टीचर पर ध्यान देने की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस टाइम में जब टीचर रेगुलर पढ़ा नहीं पा रहे हैं, स्कूल लेकिन फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। अब नया फंडा निकला है कि अगर आप टाइम पर फीस जमा नहीं करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। ये मैसेज स्पष्ट इसी भाषा में लिख करके आता है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। आप सोचिए कि ऑनलाइन एजुकेशन के इस दौर में जिस परिवार में सिर्फ 3 बच्चे हैं मान लीजिए, और घर में 2 स्मार्टफोन होते हैं, एक पिताजी ले जाते हैं, एक माताजी के पास रहता है, वो 3 बच्चे एक स्मार्टफोन से कैसे पढ़ेंगे? भारत में इंटरनेट की स्थिति क्या है ये आपको पता है। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दें तो दिन भर के 1 GB डेटा में 3 बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। स्कूल में टीचर्स को किस तरीके से टेक्निकली ट्रेंड किया गया है। आप सोचिए कि स्कूल में कंप्यूटर का टीचर अलग होता है। अगर कंप्यूटर पढ़ाने वाले टीचर को सिर्फ ऑनलाइन क्लास देनी हो तो मामला ठीक था, लेकिन क्या बाकी टीचर्स भी ऑनलाइन पढ़ाने में सबल हैं? ये तमाम सवाल हैं। ऐसे में जब 6 महीने से तमाम गार्जियंस की नौकरी जा चुकी है, रोज़गार नहीं है उनके पास, जो व्यापार भी करते हैं वो भी ठप पड़ा है, मगर स्कूल जो शिक्षा माफिया हैं, प्राइवेट स्कूल्स को आप शिक्षा माफिया कहिए, पढ़ाई माफिया, एजुकेशन माफिया, किताब कॉपी माफिया, ड्रेस माफिया, ये लोग आपसे पैसा नोचने की नई नई तरकीबें लेकर के आ रहे हैं। मसलन ऐसे दौर में जब हम लगभग 40 से 50 सालों से स्कूलों को गर्मी की छुट्टी में भी एजुकेशनल फीस देते आ रहे हैं, इसलिए ही दे रहे थे कि कभी एक ऐसा दौर शायद आ जाए जब सब कुछ ठप पड़ जाए। तो क्या स्कूलों की तरफ से दयालुता की नई पहल नहीं होनी चाहिए? कुछ राज्यों में एकाध स्कूलों ने ये पहल की है कि उन्होंने 4 महीने की पूरी फीस माफ कर दी है, लेकिन वो स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हैं जिनका गांव के लोगों से लगाव है। लेकिन ये जो शिक्षा माफिया शहरों के भीतर बैठे हैं, जिनकी महीने की फीस 8-8, 10-10 हज़ार रुपया है, ये ना तो अपने टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं, ना अपने बच्चों की फीस माफ कर रहे हैं, और अलग से एक दबाव बना रहे हैं कि अगर आप नहीं हमें फीस देंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इन तमाम तरीकों की धमकियों के बीच में गार्जियंस की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इंटरनेट और फ़ोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे फीस किस हालात में जमा करेंगे? आप सोचिए कि ज़्यादातर गार्जियंस की कोशिश होती है, माता पिता की, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर स्कूल में पढ़ाया जाए। सरकारी स्कूल में कोई इसलिए नहीं पढ़ाना चाहता है क्योंकि वहाँ का एजुकेशन स्ट्रक्चर एकदम घटिया स्तर का है। आप सोचिए कि किसी देश में, मैं ये बात खुल करके कह सकता हूँ कि वहाँ के सरकारी स्कूल घटिया हैं और आप खुल करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो सरकारों की मानसिकता कितनी घटिया होगी। सरकारी स्कूल में गांव के बच्चे या गरीब बच्चे पढ़ते हैं ताकि वो थोड़ा सा सबल बने, समझदार बने, हमारे आपकी आर्थिक क्षमता वाले लोग, तो वो बेहतर ना पढ़ पाएँ, इसलिए कभी सरकारी स्कूलों को सबल बनाया ही नहीं गया।
अब प्राइवेट स्कूल में भेजने पर बच्चों को ज़्यादातर गार्जियन आउट ऑफ द पॉकेट अपनी जेब से बाहर जा करके बच्चों की फीस देते हैं ताकि उनका बच्चा बेहतर पढ़े। ऐसे में अगर उन पर फीस के लिए एक्स्ट्रा दबाव बनाया जाएगा तो उनकी मानसिक स्थिति को समझिए कि एक साथ 3 फ़ोन खरीदना, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना, स्कूलों में फीस भरना और सरकार की तरफ से सिर्फ 1 किलो चना और 4 किलो 5 किलो चावल मिलना। ऐसी स्थिति में जब सरकार को बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए तो स्कूलों के लिए सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए, सरकार को गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स अपनी फीस माफ़ करें। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है, तो इसको भी समझिए। ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स, जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो नेता लोगों के हैं, मंत्रियों के हैं, बीजेपी के मंत्री के, कांग्रेस के मंत्री के। इसमें किसी एक सरकार का दोष नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर नेता, बाबू, क्लर्क करप्टेड है। इस मामले में कोई नहीं चाहता है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस माफ़ की जाए। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि हमारे पास टीचर्स हैं जिन्हें हमें फीस देनी है। मैं तब भी ये कह रहा था, अब भी आपसे ये कह रहा हूँ कि स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उन सब की संख्या जोड़िए, उनको जो सैलरी दी जा रही है उस अमाउंट को जोड़िए और उससे 2 गुना अमाउंट कीजिए और उसे टोटल बच्चों से डिवाइड कीजिए। जो पैसा प्रति बच्चा बनता है वो लीजिए। इससे स्कूल के टीचर्स को भी 1.5 गुना सैलरी दी जा सकती है। कुछ पैसा स्कूल के लिए मेंटेनेंस के लिए भी बच जाएगा। लेकिन अगर आप इस शिक्षा को धंधे की तरीके अभी भी चलाना चाह रहे हैं इस मुश्किल दौर में, तो आप ये धंधा बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी ये गुंडई, ये शिक्षा माफिया, ये एजुकेशन माफियागिरी, ये ड्रेस कॉपी किताब माफियागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि अभिभावक इस स्थिति में ही नहीं है कि वो आपको इतना पैसा दे पाए। अब इससे अलग एक और पेच है जो बहुत दर्दनाक है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस देश की बड़ी आबादी जो गरीब सरकारी स्कूल में पढ़ती है, मिड डे मील पर उसके एक टाइम का खाना निर्भर है। पिछले 5 महीने से सरकारी स्कूल बंद है, मतलब मिड डे मील भी बंद है। क्या आपने सोचा है कि वो करोड़ों बच्चे जो मिड डे मील पर निर्भर थे, उनके एक टाइम का खाना कैसे चल रहा होगा? क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि ऑनलाइन एजुकेशन के इस दौर में सरकारी स्कूल जहां बच्चों के घर में ही टच स्क्रीन स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट जैसी चीज़ें जिन्हें पता नहीं है, कुछ बच्चों के घर ऐसे हैं जहां टीवी तक नहीं है, वो ऑनलाइन एजुकेशन तक कैसे पहुंचेंगे? कितना हास्यास्पद है कि इस देश में हमने उस पूरे तबके को जो गरीब है इन 6 महीने के दौर में एकदम अलग काट के रख दिया है। आप सोचिए कि किसी ने इस बारे में बात ही नहीं की कि वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। उनकी शिक्षा हमारे लिए मैटर ही नहीं करती है, ना सरकारी नीतियों के लिए, ना हमारे लिए, ना मेन स्ट्रीम मीडिया ये सवाल उठा रहा है। क्योंकि मीडिया को सरकार के प्रचार से फुर्सत मिले तो ये सवाल उठाए। सरकारी स्कूलों के हालात पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब हैं। देश में 7.5 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूलों की और ज़रूरत है। ऐसे में जो स्कूल हैं भी, उनकी छतें कभी भी टूटती रहती हैं, ऊपर से प्लास्टर गिरता रहता है। ये विकास जो है ना, सरकारी स्कूल की छतों से विकास की वर्षा होती है। आप इसको विकास नाम दे सकते हैं, क्योंकि विकास आजकल बहुत पॉपुलर है। दूसरी चीज़ ये कि सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स पढ़ाने जाते हैं वो भी नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में वो बच्चे अगर साल भर एजुकेशन से दूर रहेंगे तो उन्हें वापस शिक्षा से जोड़ना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इस चीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं। दोनों चीज़ों की लड़ाई है। इस लड़ाई में इधर उधर मत बटिए। पहली लड़ाई उन गरीब बच्चों की पढ़ाई की, और दूसरी आपके बच्चों की फीस के नाम पर जो गुंडागर्दी प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, उनकी गुंडई को कैसे कम किया जाए। तमाम बड़े नेताओं, डीएम, क्लर्क लोगों के ये स्कूल हैं जहां पर कोई सरकारी नीति काम नहीं करती है। नियम तो ऐसे हैं कि 20% बच्चों की फीस भी माफ़ की जाए प्राइवेट स्कूलों में जो गरीबी रेखा से नीचे उन्हें पढ़ाया जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? आप अपने स्कूल में, अपने अपने विद्यालयों में आरटीआई डाल के एक बार ये सवाल कीजिए, उनके पैरों की ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें बताई ही नहीं जाती हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या ऐसे दौर में प्राइवेट स्कूल बच्चों को एक लिस्टिंग नहीं कर सकते थे कि हम हर क्लास टीचर अपने बच्चे से बात करता कि उसके पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए क्या क्या संसाधन है, क्या नहीं है। वो दे नहीं सकते थे, लेकिन एक डेटा बना सकते थे कि ऑनलाइन एजुकेशन में कितने बच्चे पढ़ने के लिए सक्षम हैं, कितने नहीं हैं, ताकि वो डेटा सरकार के पास भेजा जाता और फिर उस पर कोई नीति बनती। लेकिन स्कूलों का पूरा फोकस फीस वसूलने की नीति के ऊपर था। ऐसे दौर में जब पढ़ाई धंधा है और प्राइवेट स्कूल गुंडाई कर रहे हैं, तो आपका सिर्फ शोषण होगा। आप फीस के नाम पर एक तरीके से हफ्ता दे रहे हैं, आपसे एक हफ्ता वसूल रहा है शिक्षा के नाम पर कि आप नहीं देंगे तो आपके बच्चे को निकाल देंगे। अब इसके खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो उसका दूसरा पैटर्न है,
स्कूल कहते हैं कि आप कहीं और पढ़ा लीजिए, हम तो इसी तरीके से काम करेंगे। आप भी ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि आप बच्चे के भविष्य के लिए कर रहे होते हैं। इस गुंडाई को रोकने के लिए सरकार कुछ कदम उठाए ना उठाए, आप ज़रूर सबल बनिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप बोलतंत्र की इस मुहिम में साथ में जुड़िए। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं कि प्राइवेट स्कूलों की इस गुंडाई से बहुत सारे गार्जियन परेशान हैं, वो मानसिक तनाव में हैं, बच्चे परेशान हैं। आप भी अगर उनमें से एक हैं तो हमें अपनी समस्या बताइए, हमारे इनबॉक्स में वीडियो भेजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को भेजिए, हम उसे ऊपर तक पहुंचाएंगे, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। आप जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है वहां से ये मुद्दा उठाइए, क्योंकि अगर ये धन उगाही ऐसे ही चलती रही तो न जाने कितने परिवार मानसिक तनाव में आ जाएंगे, कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। बोलतंत्र की इस मुहिम से जुड़े रहिए। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके राज्य में, आपके शहर में प्राइवेट स्कूलों की गुंडाई किस तरीके से चल रही है।